दोस्तों नमस्कार। ये कहा जाता है कि अगर हम इतिहास की गलतियों से नहीं सीखते तो हम वो गलतियां दोबारा दोहराते हैं। शायद भारत की राजनीति में आजकल यही हो रहा है। विपक्षी दल एक कोलिशन बना के सत्ता की लड़ाई में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कोलिशन किस हिसाब से आज की दुनिया में चलते हैं और क्यों पुराने कोलिशन फेल हुए और किन कारणों से जो कोलिशन सक्सेसफुल हुए, अगर हम उसका आकलन नहीं करेंगे तो शायद विपक्षी दल एक बार फिर गलती कर रहे हैं। दोस्तों, पिछले दिनों अगर हम देखें तो हिंदुस्तान में दो कोलिशन जो सक्सेसफुल हुए, एक था कोलिशन जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने तैयार किया था, और दूसरा कोलिशन जो चला था वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की नेतृत्व में चला था। एक थी एनडीए गवर्नमेंट और दूसरी थी यूपीए गवर्नमेंट। अब सवाल ये है कि इस पूरे कोलिशन धर्म को लेके जो नई रणनीति बन रही है और जिस तरह का कोलिशन बनाने का प्रयास किया जा रहा है, क्या ये वास्तव में टिकेगा? ये जानने के लिए हम पहले जो दो कोलिशन बने थे हम उसका एनालिसिस करते हैं। एक जो कोलिशन बना था अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में और दूसरा मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि दोनों ही नेता, वाजपेयी साहब और मनमोहन सिंह, दोनों का जो भारत की आम जनता है उसमें अपना एक बहुत पॉजिटिव प्रभाव था या एक क्लीन इमेज थी। इसीलिए कोलिशन के नेता के रूप में उनको एक्सेप्ट करना आसान था। आज जितने भी कोलिशन के पार्टनर्स हैं उनमें से कौन सा ऐसा नेता है जो सर्वमान्य हो या हिंदुस्तान की जनता उसको अपना लीडर एक्सेप्ट करने को तैयार हो? ये लोग पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हो सकते हैं, लेकिन क्या जनता उनको अपना लीडर मानेगी? क्योंकि अगर जनता किसी व्यक्ति को अपना लीडर मानती है तो कोलिशन में उस व्यक्ति को एज ए कोलिशन लीडर चुनना आसान होता है। लेकिन अगर आपके कोलिशन में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको भारत की जनता एज ए लीडर एक्सेप्ट करे, तो कोलिशन में भी लीडर को चूज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और शायद यही कारण है कि कोलिशन पार्टनर्स ने ये कहा है कि हम नेता चुनाव के बाद चुनेंगे, लेकिन जनता को ये भी पता है कि चुनाव के बाद किसको चुनेंगे वो नेता तो आज ही सामने है। और जनता अगर उनका साथ देने को तैयार नहीं है तो क्या जनता एक ऐसे गुट को समर्थन देगी जिसके लीडर के बारे में जनता के मन में आशंकाएं होंगी? तो सबसे पहले जो अपोजिशन कोलिशन है इसको अपने लीडरशिप क्राइसिस को एड्रेस करना ही होगा। नहीं तो जिस दुनिया में जहां पे लोग ब्रांड के नाम पे या ब्रांड एम्बेसडर के नाम पे जूता खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, टूथपेस्ट खरीदते हैं, हर चीज किसी ना किसी ब्रांड या ब्रांड एम्बेसडर के इन्फ्लुएंस में आके आम आदमी खरीदता है, तो क्या वो देश की राजनीति या देश में जो सरकारें बनेगी वो बगैर किसी ब्रांड के उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे? आज कम से कम बीजेपी ग्रुप के पास मोदी ब्रांड है। मोदी ब्रांड के अगेंस्ट ऑपोजिशन कौन सा ब्रांड उतारेगा, या जितने ऑपोजिशन लीडर्स हैं उनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो मोदी ब्रांड के आगे टिक सके? आज सबसे बड़ा सवाल ये है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जितने भी लोग जो समर्थन दे रहे हैं एज ए कोलिशन पॉलिटिक्स में ऑपोजिशन में, ये तो एक दूसरे के खिलाफ पूरी जिंदगी रहे। ये खुद एक दूसरे के ऑपोजिशन में रहे हैं, रीजनल पॉलिटिक्स में, लोकल पॉलिटिक्स में, लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स में ये लोग साथ आ जाएंगे। क्या ये पॉसिबल है? एक कैडर जो राज्य स्तर के चुनाव में हमेशा एक दूसरे के खिलाफ लड़ता रहा और बहुत जगह तो खून खराबा भी होता रहा, अचानक वो लोग नेशनल इलेक्शन के लिए सारे गिले शिकवे भूल के एक साथ आ जाएंगे क्योंकि उनके नेताओं ने हाथ मिला लिया। क्या कैडर ऐसे काम करता है? क्या आम आदमी ऐसे सोचता है? सवाल आज इस बात को लेके भी है। तो नेता अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे से हाथ मिला लें
क्या कैडर मिला पाएगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जहां पे डिवाइड एंड रूल करके समाज को जातियों में बांट दिया गया हो, धर्म के आधार पे बांट दिया गया हो, वो नेशनल पॉलिटिक्स में एक साथ आ जाएगा? थोड़ा मुश्किल लगता है। इसीलिए अपोजिशन को अपनी पूरी तैयारी को दोबारा से देखना होगा। नहीं तो ऐसा ना हो कि कोलिशन के चक्कर में जो आपके वोट परसेंटेज थे उनमें कमी ना आ जाए। ये भी देखने की बात है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो कोलिशन सिर्फ सत्ता के लिए साथ आ रहा है, वादे तो वो बहुत करेंगे, बड़े बड़े वादे भी होंगे, तो जनता को क्या ये नहीं समझ में आएगा कि ये जो वादे किए जा रहे हैं ये मूर्ख बनाने के लिए, ये सिर्फ सत्ता पाने के लिए? क्योंकि वादों में आप दुनिया भर के फ्रीबीज ही डालेंगे और क्या डालेंगे। आज ऑपोजिशन के पास ऐसा कौन सा डेवलपमेंट प्लान है जो जनता के सामने रखेंगे और जनता कहेगी ये प्लान पहले से बेहतर है? अभी तक ना तो हमने राज्य सरकारों के चुनाव में देखा, ना कहीं किसी भी कोलिशन मीटिंग्स के बाद इस तरह का कोई डेवलपमेंट एजेंडा जनता के सामने आया। तो जनता ये कैसे मान ले कि जो आप मैनिफेस्टो बनाएंगे और जो उसमें आप वादे करेंगे वो वास्तव में सही होंगे, या सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए उसमें फ्रीबीज या लॉलीपॉप्स भर दिए जाएंगे? अब देखना यह है कि जनता उस इलेक्शन मैनिफेस्टो को कितना सीरियसली लेती है, क्योंकि जो भी इलेक्शन मैनिफेस्टो सामने आएगा उस पे शक शुरू से ही रहेगा। तीसरी सबसे बड़ी बात जो आज सामने आ रही है वो है आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। डीएमके के नेताओं ने जिस तरह से सनातन धर्म के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, क्या नॉर्थ इंडिया के कोलिशन पार्टनर्स को वो एक्सेप्टेबल है? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो ज्यादातर नेता सनातन धर्म को मानते हैं। अब जब सारे लोग अपने घर में पूजा करते हैं, त्योहारों में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, तो क्या लोग उनसे नहीं पूछेंगे कि आप सनातन विरोधी लोगों के साथ क्यों खड़े हैं? क्या जवाब होगा इन नेताओं का? क्या ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को ये बोलेंगे कि मजबूरी है, हमको कुर्सी चाहिए? क्या इससे एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा? कहने का मतलब ये है कि आने वाले दिनों में फेस्टिवल्स आएंगे, सारे एमएलए एमपी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाएंगे और चुनाव की तैयारी भी करनी है। क्या उनको इन सवालों के जवाब नहीं देने पड़ेंगे कि जो साउथ में डीएमके पार्टी ने सनातन के खिलाफ इतनी बातें कही, आप लोग क्यों खामोश रहे? आपके क्या विचार हैं? लोकल पत्रकार, लोकल पॉलिटिशियंस, ये सब लोग सवाल पूछेंगे। तो क्या ये कोलिशन पॉलिटिशियंस के लिए इतना आसान होगा इस सवालों को टालना? मुझे नहीं लगता। और जैसे जैसे श्री राम मंदिर के उद्घाटन के दिन पास आएंगे, ये जो चर्चा है ये और बढ़ेगी, तो ये और मुश्किलें खड़ी करेगी कोलिशन पार्टनर्स के लिए, क्योंकि उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके वहां पे जो उनके रिलीजियस सेंटिमेंटल वाले लोग हैं, खासकर महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, और जो उनका अपना समाज है, क्या वो एंटी सनातन व्यूज को एक्सेप्ट करेगा? ये उनको सोचना है। इसका मतलब जो आइडियोलॉजिकल क्लैशेस हैं वो इस गुट को एक साथ बैठने नहीं देगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है प्रायोरिटाइजेशन। हर गुट का अपना एक एजेंडा है, हर कोलिशन पार्टनर की अपनी एक प्रायोरिटी है। लेकिन जब आप कोलिशन में बैठते हैं तो किसकी प्रायोरिटी आप सामने रखेंगे और किसको पीछे धकेलेंगे? क्योंकि जितने भी कोलिशन पार्टनर हैं उनकी अपने राज्यों की राजनीतिक स्थिति को देख के उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज फिक्स करी। लेकिन क्या ये प्रायोरिटीज नेशनल एजेंडा में भी रहेंगी या बदल जाएंगी? और अगर बदल जाती हैं तो ये लोग वापस अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस एजेंडा को लेके जाएंगे? ये बात भी सोचने की होगी। और आने वाले दिनों में जब राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, उस समय राज्यों का एजेंडा अलग और नेशनल पॉलिटिक्स का एजेंडा अलग, क्या ये हो सकता है?
क्या हम ये मान के चलें कि रीजनल पॉलिटिक्स में सारे जो अपोजिशन के ग्रुप हैं वो एक साथ हो जाएंगे और अपनी जो रीजनल एस्पिरेशंस है उसको भी छोड़ देंगे ताकि बीजेपी के साथ मुकाबला किया जाए? अगर ऐसा होगा तो जो लोग 5-5 साल से टिकट की उम्मीद में बैठे हैं, क्या वो पार्टी के लिए काम करेंगे या वो पार्टी से हट के निर्दलीय के रूप में खड़े होंगे? और अगर वो निर्दलीय के रूप में खड़े होते हैं या किसी और पार्टी से हाथ मिलाते हैं तो नुकसान किसका होगा ये भी देखना होगा, क्योंकि उससे वोट बैंक बटेगा, जुड़ेगा नहीं। तो जब वोट बैंक बटेगा तो बीजेपी के सामने जो पूरा एजेंडा इन्होंने रखा था कि एक सीट पे एक कैंडिडेट, तो वो एजेंडा तो अपने आप डिफीट हो जाएगा। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है रिसोर्स मोबिलाइजेशन। आपको पता है कि भारत के चुनाव बहुत महंगे हो गए। कौन चंदा इकट्ठा करेगा, किसके लिए इकट्ठा करेगा? क्या कांग्रेस अपने प्रतिद्वंदी जो रीजनल पार्टीज हैं, जो कोलिशन पार्टनर हैं, उनके लिए चंदा इकट्ठा करेगी, या जो रीजनल पार्टीज हैं जिन्होंने अपना चंदा इकट्ठा किया है वो नेशनल पार्टी लाइक कांग्रेस को देंगी कि आप हमारे क्षेत्र से लड़ें और खर्चा हम करेंगे? अलग अलग पार्टियों का खर्चा कौन उठाएगा कोलिशन पॉलिटिक्स में, क्योंकि हर एक की फाइनेंशियल कंडीशंस अलग अलग है। ये बात आने वाले दिनों में और सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड करेगी। लीडर क्लियर नहीं है, एजेंडा क्लियर नहीं है, तो कैंपेन कैसे बनेगा? कैंपेन के बैनर्स पे किसका फोटो होगा, कौन सा स्लोगन होगा? ये अपने आप में आने वाले दिनों में एक चुनौती खड़ी करेगा कोलिशन पार्टनर्स के लिए कि बैनर पे लिखना क्या है और बैनर में फोटो किसका होगा। सबका करेंगे तो मटेरियल क्या लिखेंगे, और अगर सबकी फोटो छापेंगे तो वोट किसके लिए मांग रहे हैं, लीडर कौन है, ये कंफ्यूजन बरकरार रहेगा। और जब तक ये कंफ्यूजन बरकरार रहेगा तो सीट शेयरिंग का एजेंडा भी पूरा नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये है कि जब तक लीडर क्लियर नहीं है, एजेंडा क्लियर नहीं है, मिनिमम एक्शन प्लान क्लियर नहीं है, तो सीट शेयरिंग कैसे होगी? और सीट शेयरिंग में जो लोकल एस्पिरेशंस हैं, लोकल पार्टीज हैं, उनकी भी महत्वाकांक्षा है कि वो अपने हाथ पैर और पसारें। तो क्या आप उनके एस्पिरेशंस को रोकेंगे? और अगर रोकेंगे तो क्या वो कोलिशन को स्ट्रेंथन करेगा या वीक करेगा? क्या उनका कैडर कोलिशन के साथ काम करेगा या छिटक के दूर हो जाएगा? ये भी आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर कैडर उत्साहित नहीं है और वो बूथ पे अगर कैडर जाके जनता को मोबिलाइज करके साथ नहीं लाता है तो सवाल ये उठेगा कि चुनाव जीतने के लिए जो बूथ लेवल की स्ट्रेटेजी है वो कौन करेगा। तो दोस्तों, जब तक कोलिशन फंडामेंटल चीजों पे ध्यान नहीं देता है तो मुझे नहीं लगता कि ये कोलिशन बहुत ज्यादा आगे बढ़ पाएगा। दूसरी तरफ जो मुख्य पार्टी है बीजेपी, वो एग्रेसिव होगी। आने वाले दिनों में सनातन का मुद्दा और गरमाएगा। जैसे जैसे त्योहार सामने आएंगे सनातन का मुद्दा गरमाएगा। राम मंदिर के उद्घाटन का समय आएगा, सनातन का मुद्दा और गरमाएगा। इस बीच में स्टेट इलेक्शंस हो जाएंगे और स्टेट इलेक्शंस में अगर ऑपोजिशन की हार होती है तो आपस में भी टकराव बढ़ेगा। तो आने वाले दिनों में भारत की राजनीति में कुछ और एक्सपेरिमेंट होंगे, उस पे हम नजर बनाए रखेंगे। आपका क्या कहना है दोस्तों? क्या हिंदुस्तान में कोलिशन पॉलिटिक्स का फ्यूचर है या नहीं है? अगर है तो किन बातों को ध्यान में रखना होगा? कमेंट बॉक्स में अपने जवाब लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। वंदे मातरम।